स्क्रीन दिख रहा है सबको? लास्ट टाइम हमने किया था नक्षत्र वेद। अब हम उसी वेद को आगे बढ़ाते हुए ग्रहों को लेकर बात करेंगे कि ग्रहों का वेधन कैसे होता है। पिछली बार हमने नक्षत्रों के लेवल पे बात किया था कि नक्षत्रों से हम कैसे इसको देखते हैं। आज हम ग्रहों को लेकर बात करेंगे कि ग्रहों का गोचर में एक दूसरे से कैसा इस तरीके का संबंध बनता है कि उनके फल रुक जाते हैं। वेद का मतलब सेम है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि वेद होना मतलब रुक जाना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं, वो रिजल्ट्स आने बंद हो जाना। चाहे वो अच्छे आ रहे थे, चाहे वो खराब आ रहे थे, जो भी वो आ रहे थे। तो हम गोचर से ऑलरेडी जानते हैं कि चंद्रमा से जब हम गोचर को देखते हैं, तो कुछ नियत स्थानों पर अलग-अलग ग्रहों का गोचर शुभ फल देता है। वही इस पीपीटी के अंदर शेयर हो रखा है कि सभी ग्रह चंद्रमा से 11वें भाव में शुभ फल देते हैं। जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, वो भी चंद्रमा से 3, 6, 11 भावों में गोचरवश शुभ फल देते हैं। शुक्र नेटल के चंद्रमा से या फिर चंद्र कुंडली से चंद्रमा से बहुत, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पर गोचर करता हुआ शुभ फलों को देने में सामर्थ है। और नेटल के चंद्रमा से या फिर चंद्र कुंडली से यदि शुक्र 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 भावों में गोचर करता है, तो ऐसा शुक्र का गोचर चंद्रमा से, जो कि जन्मकालीन है, या फिर हम उसको चंद्र कुंडली बनाकर देखें, तो वो शुक्र इन सब भावों में अच्छे फल देने में सक्षम हो। कभी-कभी जैसे हमने नक्षत्र वेधन में देखा कि जो ग्रह अच्छे फल दे रहा था, उसके नक्षत्र का वेधन हो रहा था किसी और नक्षत्र से, तो वो ग्रह जो अपने अच्छे फल देने में सक्षम था, वो भी नहीं दे पाया। वो हमने नक्षत्र के लेवल पे किया। अब हम प्लैनेट के लेवल पर करते हैं, ग्रहों के लेवल पर करते हैं। यानी कि ग्रहों का अपना एक नैसर्गिक सामर्थ्य है कि वो उस तरीके से सामर्थ्य देने में या फिर उन फलों को देने में सामर्थ्य है, तो वो जन्मकालीन चंद्रमा से कभी-कभी कुछ नियत स्थितियों में अपने फलों को नहीं दे पाएगा। वो अभी हम एक टेबल शेयर करेंगे, जैसे हमने नक्षत्रों के लेवल पे उस टेबल को देखा था, जिसके अंदर हमें वो जगहें और वो ग्रह और उनके नक्षत्रों को लेकर हमने बात की थी। वैसे ही अब हम ग्रहों को लेकर बिना नक्षत्र के किस तरीके से वेधन हो रहा है उसको देखेंगे। यानी कि जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, वो रिजल्ट्स वेधन की वजह से रुक गए हैं, क्योंकि गोचर में कोई और ग्रह उस ग्रह के संदर्भ में किसी एक नियत पोजीशन पर बैठा हुआ है, भावगत बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ग्रह अपने फल नहीं दे पा रहा। इस वेधन में भी वही रूल लागू रहेगा कि शनि और सूर्य एक दूसरे को वेधन नहीं करेंगे, और चंद्रमा और बुध भी एक दूसरे का वेधन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। पिता पुत्र होने के कारण वो एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करते। अब आप ये वाला टेबल देखिए। इस टेबल में आपको हर एक ग्रह के लिए ऊपर, यानी कि ये जो न्यूमरेटर है 3, 6, 10 और 11, ये नॉर्मल, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि चंद्रमा से यदि हम गोचर देखें, तो चंद्रमा से ग्रहों का गोचर किन किन भावों में अच्छे फल दे रहा है, वो भाव ऊपर लिखे गए हैं। और जैसे ये वाला हमारे पास एक टेबल था, जिसमें हमने बोला सूर्य यदि
जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भावों में गोचर करेगा, तो ऐसा सूर्य का गोचर शुभ फल देने में सक्षम होगा। अब हमने बोला कि यदि, अभी आप सिर्फ ये फर्स्ट वाला कॉलम देखिए, अभी हम सन को लेकर बात कर रहे हैं, फिर हम एक एग्जाम्पल और ले लेंगे। यदि सूर्य जन्मकालीन चंद्रमा से 3, 6, 10 और 11 भावों में गोचर करेगा, तो वो शुभ फलदायक होगा। लेकिन यदि सूर्य जन्मकालीन चंद्रमा से गोचरवश तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और उसी समय जन्मकालीन चंद्रमा से 9वें भाव में शनि को छोड़कर कोई और ग्रह गोचर कर रहा है, तो ऐसे सूर्य का शुभप्रद गोचर, जो कि जन्मकालीन चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचरवश सूर्य दे सकता था, वो उसका शुभ फल रुक जाएगा या फिर सूर्य के शुभ फलों का वेदन हो जाएगा, यदि उसी समय जब जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और जन्मकालीन चंद्रमा से 9वें भाव में कोई और ग्रह गोचर कर रहा है शनि के अलावा, क्योंकि सूर्य और शनि का वेदन नहीं होगा। अगर शनि 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो वेदन नहीं होगा, सूर्य अपने शुभ फल देने में सक्षम रहेगा अपने तीसरे स्थान में नेटल के चंद्रमा से। इसको मैं एक हॉरोस्कोप पे दिखाती हूँ आप लोगों को। तो हम सिर्फ इसी फर्स्ट वाले कॉलम को लेकर एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास आ गया चार्ट। इसको हम बना लेते हैं चंद्र कुंडली। ये बन गया हमारा चंद्र कुंडली। तो हमने ये बोला, यदि जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य तीसरे भाव में गोचर करता है तो सूर्य शुभ फल देगा। यानी कि जन्मकालीन चंद्रमा मीन राशि में है, तो मीन राशि से तीसरा भाव हुआ 1, 2, 3, वृषभ राशि। यदि वृषभ राशि में गोचर का सूर्य गोचर कर रहा होगा तो वो सूर्य इसको शुभ फल देगा। लेकिन एट द सेम टाइम यदि चंद्र कुंडली से सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहा है और चंद्र कुंडली से 9वें भाव में शुक्र गोचर कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो ये जो सूर्य का शुभ फल था वो शुक्र द्वारा वेदित हो जाएगा या फिर उसका शुक्र द्वारा वेदन हो जाएगा और सूर्य अपने शुभ प्रद गोचर का फल नहीं दे पाएगा। समझ में आया? किसी का कुछ क्वेश्चन है? मैम एक बार और समझा दीजिए प्लीज। ठीक है, आपको टेबल समझ में आया अभी या मैं दोबारा टेबल पर जाऊं? वो तो क्लियर है, इस चार्ट में बता दीजिए मैम। दोबारा बोल रही हूँ। हाँ जी। सबसे पहले हमने अपने लिए ये समझा हुआ है कि जन्मकालीन चंद्रमा से ग्रहों का कौन कौन से भावों में गोचर शुभ फल देता है। उसमें से हमने एक पॉइंट निकाला कि जन्मकालीन चंद्रमा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक कोई हमने चार्ट समझने के लिए खोला हुआ है, उसका जन्मकालीन चंद्रमा मीन राशि में है। तो हमने ये बोला ये तो जन्म का चंद्रमा हो गया। जिस दिन हम ये देख रहे हैं कि इस ग्रह से मुझे फल जो मिल रहे थे अचानक से मिलते मिलते रुक क्यों गए, तो सपोजिंग सूर्य से अच्छे फल मिल रहे थे, आपका बहुत सम्मान हो रहा था, मान थी, प्रतिष्ठा थी,
तो वो अच्छे मिलते मिलते फल अचानक से रुक क्यों गए? तो हमने ये देखा कि जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहा था, तो सूर्य अच्छे फल दे रहा था। उस जातक को सूर्य संबंधित अच्छे फल मिल रहे थे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिनों तक तो बहुत अच्छे फल मिले। फिर क्या हुआ, धीरे से सूर्य के फल रुक गए। तो हमने देखा कहीं वेदन तो नहीं हो रहा, क्या क्या हो गया ऐसा? तो जन्मकालीन चंद्रमा से जब हमने देखा सूर्य तीसरे भाव में ही था और जन्मकालीन चंद्रमा से 9वें भाव में कोई और ग्रह आ गया, तो यहाँ जो तीसरे भाव में सूर्य था उसको 9वें भाव में बैठकर शुक्र, सपोजिंग मान लिया हमने कि चंद्रमा से 9th हाउस में शुक्र गोचर करता हुआ आ गया, तो इस शुक्र ने सूर्य का वेधन कर दिया। तो सूर्य से प्राप्त होने वाले फल उस जातक के रुक गए। समझ में आया? 10 जी नंबर का मैम, क्वेश्चन आता है कोई भी विपरीत वेद, वेद, नक्षत्र वेद। एक क्वेश्चन इन तीन में से एक तो आएगा ही आएगा। होपफुली फिजिकल क्लासेस तक हमारी खुल जाएंगी, और अगर नहीं भी खुली तो इनमें से कुछ ना कुछ क्रिस क्रॉस करके टेबल आपको कोई ना कोई एमसीक्यू क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। हाँ जी, पूछिए, कौन पूछ रहे हैं? मैम, कोई भी शुभ प्लैनेट 9वें भाव में अगर गोचर करेगा तो, कोई भी ग्रह, मतलब मैंने ये एक्सेप्ट फॉर बोला वीनस या एक्सेप्ट, शुभ अशुभ से मतलब नहीं, कोई भी ग्रह एक्सेप्ट सन के सामने शनि नहीं होना चाहिए। जो हमने अभी टेबल देखा उसकी जो पोजीशंस दिख रही हैं, एक मिनट, लेट मी गो टू दैट टेबल। ये टेबल दिख रहा है। अब इसी रूल को मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने ये देखा कि जन्मकालीन चंद्रमा से यदि सूर्य 6th हाउस में गोचर करेगा तो वो अच्छे फल देगा, लेकिन नेटल के जन्मकालीन चंद्रमा से यदि सूर्य 6th हाउस में गोचर कर रहा है, काउंटिंग नेटल के चंद्रमा से करनी है। 6th हाउस में यदि सूर्य गोचर कर रहा है और नेटल मून के 12th हाउस में कोई और प्लैनेट बैठा है जो कि सूर्य का वेधन कर सकता है, कोई भी ग्रह सूर्य का वेधन कर सकता है एक्सेप्ट शनि। तो जब जन्मकालीन चंद्रमा से 6ठे भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, उसी समय यदि जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव में शनि गोचर कर रहा होता तो वेधन नहीं होगा। लेकिन शनि के अलावा कोई भी ग्रह आ जाए, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, केतु, कोई भी ग्रह आ जाए, आपको सूर्य के फल मिलने समाप्त हो जाएंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल को अब आप ध्यान रखिए और इसकी काउंटिंग अब हम हॉरोस्कोप में देखेंगे। कौन बताएगा? किसको समझ आ गया? यस मैम। बताइए। मैम, इस वाले में अगर सूर्य अगर छठे घर में मीन्स 5th राशि में है, सिंह राशि में, वेरी तो गुड। अच्छे फल मिल रहे हैं। लेकिन अगर उसी समय शुक्र आ जाएगा 12th हाउस में, कोई भी यानी ग्रह हाँ जी, कोई भी ग्रह अगर गोचर इस का, भाव में, जी गोचर का अगर इस भाव में 11th नंबर राशि मीन्स एक्वेरियस में आ गया तो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे फल मिलने। सूर्य के। यस मैम। ठीक है, और कौन ट्राई करेगा? इसी चार्ट को फिर से खोलते हैं, इसका एक नेक्स्ट कॉलम खोलते हैं, ये वाला 10 and 4। ठीक है, कौन ट्राई करेगा? मैम, मैं ट्राई करूँगी। जी। मैम, ये चंद्र कुंडली से हम देखते हैं, अगर सूर्य दशम भाव में, यानी कि 9th राशि हो गई, 9th राशि में है, तो दशम भाव में है, तो सूर्य अच्छे फल देगा। लेकिन उसके बाद अगर ये गोचरवश ये 3rd राशि में आ गया, 3rd हाउस में आ गया, तो ये 3rd हाउस, एक मिनट, 3rd हाउस नहीं, ठीक से बोलो। तृतीय भाव में आ गया, ठीक से बोलो। वृष राशि में आ गया। फिर भी ठीक से बोलो।
अच्छा फोर्थ में, हाँ फोर्थ भाव यानी कि मिथुन राशि में आ गया तो उसके फल, मतलब कोई भी शुभ प्लैनेट वहां आ गया तो उसके फल, शुभ या अशुभ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ग्रह एक्सेप्ट सैटर्न, ऐसा बोलना। कोई भी ग्रह शनि को छोड़कर अगर ये मिथुन राशि में आ गया तो वो अच्छे फल नहीं देगा। कौन? सूर्य के ठीक फल है, अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। और कोई ट्राई करेगा या आ गया समझ में? नहीं मैडम, यहाँ 2 ग्रह है, शनि के साथ में केतु, तो फिर क्या होगा? क्या मतलब, कहाँ पर? ये ठीक से चतुर्थ सवाल भाव में, पूछिए। जैसे दशम, अभी 10 में अगर सूर्य है और चौथे में शनि के साथ केतु है, तो शनि तो वेद नहीं करेगा लेकिन केतु वेद कर देगा। बिल्कुल, अगर 2 ग्रह एक साथ आ रहे हैं तो आपको फिर उसका दीप्तांश देखना होगा। सपोजिंग सूर्य अगर ऐसा हो जाता है तो आपको ये देखना होगा कि गोचर का सूर्य कितनी डिग्रीज पर है, पहली बात, और गोचर का शनि कितनी डिग्रीज पे है। अगर शनि और सूर्य का आपस में गोचर संबंध तो कुछ भी हो, वो तो हमारे लिए नलीफाई हो गया, उससे तो वेदन होगा ही नहीं, उसको तो आप मान लीजिए वो तो जीरो ही है। शनि को आप वहां समझिए ही नहीं, क्योंकि शनि सूर्य का वेदन करेगा ही नहीं। फिर उसके बाद हमें जो मिला एक और ग्रह केतु, तो इसका मतलब केतु ने वो क्राइटेरिया पूरा करा जो सूर्य को वेदन दे। शनि ने नहीं किया वेदन, वेदन केतु द्वारा हुआ, लेकिन वेदन होगा। ठीक है, जी। लेकिन वो गोचर का होगा, और ऐसा कम होगा बिकॉज शनि भी स्लो मूविंग प्लैनेट है और केतु भी स्लो मूविंग प्लैनेट है ना। शुक्र और लेकिन हो मंगल सकता है ये तो अगर पास होगा, पास ही रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल केतु वेदन कर सकता है, जी। बिल्कुल। राहु और केतु तो एक्लिप्स कर देते हैं सूर्य और चंद्रमा को, तो वेदन क्यों नहीं होगा? ठीक है, क्लियर हो गया है या एग्जाम्पल करना है? और क्लियर है सबको? अगर फिजिकल क्लासेस होगा और एग्जाम होंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको ऐसे ही एक हॉरोस्कोप उठाना है, ये टेबल बनाना है, और इस टेबल को तथ्य बनाकर एक एग्जाम्पल हॉरोस्कोप को लेकर एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये क्लियर है? नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट टॉपिक पे। जी मैम यस। ओके, तो मैं ये हॉरोस्कोप अभी हटा देती हूँ। ये आपका ग्रहों के लिए है। पिछली बार हमने नक्षत्र वेदन किया था, ये ग्रह वेदन है। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या है? विपरीत वेद, वेद का वेद। यानी कि अभी हमने पहले सिर्फ इसी फर्स्ट कॉलम को देखिएगा, 3 और 9 नंबर वेद के लिए इस्तेमाल हुआ है। 3 और 9 नंबर पर वेद हो रहा है, और 9 और 3 यानी उल्टा कर दिया तो विपरीत वेद हो रहा है। 6 डिनोमिनेटर पे है, और गोचर का ग्रह 6 न्यूमरेटर पे है, और गोचर का ग्रह डिनोमिनेटर पर है, 6 और 12। तो इसी को हमने यहां देखा। सूर्य यदि जन्मकालीन चंद्रमा से 6ठे भाव में गोचर कर रहा है, और उसी समय जन्मकालीन चंद्रमा से 12वें भाव में कोई और ग्रह गोचर करेगा, तो सूर्य का वेदन हो जाएगा एक्सेप्ट बाय सैटर्न। अब इसी स्टेटमेंट को मैं उल्टा करके बोल रही हूं। कैसे? यदि जन्मकालीन चंद्रमा से 9वें भाव में सूर्य गोचर कर रहा है, और तीसरे भाव में कोई और ग्रह अदर देन शनि आ गया है, तो सूर्य का विपरीत वेदन हो जाएगा।
वेद का वेदन होने से वेद के अशुभ फल कट जाएंगे और जातक को शुभ फल मिलने लग जाएंगे। यानी कि सूर्य के शुभ फल मिल रहे थे, अचानक से सूर्य का वेदन हो गया और फिर से थोड़े दिनों बाद फिर से सूर्य के शुभ फल मिलने लगे। तो पहले वेद हुआ, फिर उसके बाद विपरीत वेद हुआ और फिर नॉर्मल कंडीशन हो गई। या पहले नॉर्मल था, फल मिल रहे थे, फिर वेदन हुआ, स्टॉप हो गया और फिर उस वेदन का विपरीत वेदन हुआ तो वो फिर से फल मिलने लग गए। या फिर सीधा ऐसा भी हो सकता है, कोई फल नहीं मिल रहे थे, विपरीत वेदन आ गया तो फल मिलने लग गए। ठीक है, तो विपरीत वेद पॉजिटिव है, वेद नेगेटिव है, नक्षत्र वेद ग्रह वेद दोनों नेगेटिव है। विपरीत वेद का मतलब वेद का उल्टा, यानी कि वेद को काट दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारा मेन टेबल है वो ये है, इसी टेबल का हमने उल्टा कर दिया, यानी कि नीचे वाला नंबर ऊपर रख दिया और ऊपर वाला नंबर नीचे रख दिया। तो हमारा विपरीत वेद का ये वाला टेबल बन गया। 3/9 को हमने 9/3 कर दिया, 6/12 को हमने 12/6 कर दिया। मैंने ये पूरा फिल नहीं किया था क्योंकि जो फर्स्ट वाला टेबल है उसी का सारा उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत देर लगती है इस टेबल को फिल करने के लिए। आपकी बुक में भी होगा और अगर किसी ने इसको स्क्रीनशॉट करना है तो मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में बड़ा कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। एक मिनट, ये हट नहीं रहा है यहाँ से। ठीक है, अब दिख रहा है सबको? वो एक लास्ट वाली स्लाइड छिप रही थी इससे, तो मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके वेद के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो जाएगा और ये विपरीत वेद के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा नक्षत्र वेद, ग्रह वेद और विपरीत वेद ये तीनों हो गए हैं। अब हम चलते हैं एक और वेद। ये सारे आपके 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए अच्छे से करना है इनको। ये एक और आज आपका एक नया टॉपिक है। अभी जो पहले वाला था सबको क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? लेट मी आस्क। क्लियर हो गया सबको? जी मैम। कोई है जिसको समझ में नहीं आया या दोबारा पूछना है? बिकॉज आई एम गोइंग टू द न्यू टॉपिक, फिर हम दोबारा इस पे नहीं आएंगे। सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, ये भी एक तरीके का वेधन है जो हम नक्षत्रों को लेकर करते हैं, लेकिन इसमें जो वेधन का निकालने का तरीका है वो हम
एक चक्र के निर्माण से करते हैं, जिसके अंदर हम कुछ लाइनें खींचते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको ये आपके पास बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। और आप जब देखेंगे कि इस तरीके का एक टेबल आपको दिख रहा है, तो उस टेबल का जो फॉर्मेशन है, उसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सीधी लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल, और साथ ही लेटी हुई लाइनें हैं, स्लीपिंग लाइन्स एंड स्टैंडिंग लाइन्स। तो इससे हम 7-7 लाइनों से एक चक्र का निर्माण करते हैं, जिसका नाम है सप्तशलाका चक्र। इस चक्र को भी हम मुहूर्त शुद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं कि क्या नक्षत्र एक दूसरे का वेधन कर रहे हैं, क्योंकि जब नक्षत्र एक दूसरे नक्षत्र का वेधन कर रहे होते हैं और वेधित होने वाले नक्षत्रों में यदि कोई ग्रह गोचर कर रहे हो, तो उन ग्रहों का शुभ फल नहीं मिलता। और जब भी हम मुहूर्त शुद्धि करते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि कहीं पर किसी ग्रह का वेधन ना हो रहा हो, नहीं तो उस मुहूर्त को छोड़ना पड़ता है यदि वेधन हो रहे होते हैं। तो सप्तशला का एक तरीके का एक ऐसा चक्र है, जिसमें हम नक्षत्रों के लेवल पर नक्षत्रों का वेधन देखते हैं, और फिर किसी भी दिन का मुहूर्त निकालने के लिए गोचरवश उन नक्षत्रों को देखते हैं कि क्या कोई ग्रह गोचर करते हुए वेदन इन नक्षत्रों में गोचर कर रहा है और उसका वेदन हो रहा है या नहीं। लेकिन इसका जो एक बेसिक रूल है वो बिल्कुल अलग है। पहले हम बेसिक रूल को करेंगे, फिर हम मुहूर्त शुद्धि की बात करेंगे। ठीक है, तो आप ये वाला जो टेबल है उसको देखिए। ये टेबल, सबसे पहली बात है कि जो इस टेबल में हमारे नक्षत्र हैं, उसमें अभिजीत नक्षत्र को शामिल किया गया है, जो उत्तराषाढ़ और श्रावण के बीच में रहता है। और जब हम इस टेबल को बनाते हैं, तो हम पहले अपने लिए 4 दिशाएं, जैसे कि हम अपना हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसमें हम अपने लिए 4 दिशाएं निकालते हैं। ईस्ट मतलब हमारा लगन हो गया, वेस्ट हमारा 7th हाउस हो गया, 4th हमारा नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, और 10th हाउस हमारा साउथ डायरेक्शन हो गई। तो लगन के साथ हमारी ईस्ट डायरेक्शन मैच करती है, 7th हाउस के साथ वेस्ट डायरेक्शन, 4th हाउस के साथ नॉर्थ डायरेक्शन, और 10th हाउस के साथ साउथ डायरेक्शन। सप्तशलाका चक्र बनाने के जो नियम है, वो जो आपको ध्यान रखने हैं वो ये कि इसके अंदर 27 नहीं बल्कि 28 नक्षत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, और अभिजीत नक्षत्र को इसमें लिया जाता है, जो कि मकर राशि में पड़ता है, उत्तराषाढ़ और श्रावण के बीच में। ठीक है, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो कृतिका नक्षत्र से की जाती है, जबकि हम जब नक्षत्रों को पढ़ते हैं तो हम उसे अश्विनी नक्षत्र से पढ़ते हैं। अभी आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि कृतिका नक्षत्र से ही सभी तरीके की गणनाएं करने में हमारा ज्योतिष सटीक बैठता है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य जो है वो कृतिका नक्षत्र में जो उसके देवता हैं वो है अग्नि। सूर्य जो है वो अग्नि का प्रतीक है, और कृतिका अग्नि का प्रतीक है। इसलिए किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को करने से पहले हम जैसे अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, यानी कि आपने पूजा करनी है तो अग्नि प्रज्वलित करेंगे आप। शादी का मुहूर्त है तो अग्नि प्रज्वलित करके आप फेरे लेंगे। कोई यज्ञ हवन करते हैं आप, तो आप अग्नि को पहले साक्षी मानते हैं। कोई जागरण कर रहे हैं तो माता की जोत जलाएंगे। तो अग्नि जो है सबसे पहले आती है किसी भी कार्य की स्टार्टिंग से पहले, इसलिए कृतिका नक्षत्र को प्राथमिकता दी गई है, और इस सब शलाका चक्र में ये आपको दिख रहा है। और आगे आगे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि
कृतिका बहुत बार नंबर 1 कहलाएगा और अश्विनी सबसे लास्ट में चला जाएगा। अश्विनी के बाद भरणी सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसके अंदर और भी बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे यम नक्षत्र और देव नक्षत्र, तो वो अभी आपके लेवल का नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं टच कर रही हूँ। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि इस टेबल को बनाने में हमने कृतिका से स्टार्ट करना है और हम किस डायरेक्शन में इन टेबल में इन सारे नक्षत्रों को लिखेंगे। जैसे हमने पहला कृतिका ले लिया, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा। फिर माघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, सद्विषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी। इस तरीके से अपने इस पूरे सप्तशला का चक्र में हमने 28 के 28 नक्षत्रों को जगह दे दी। ठीक है, अब आप देखिए कि इसके बाद हमें करना क्या है। सप्तशला का चक्र में नक्षत्रों का वेधन देखने के लिए एक विधि का निर्धारण किया गया, और वो विधि क्या है? ठीक है, हम इसी पे करेंगे। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, इसमें एक लाइन कम थी तो मैंने शायद इसको बनाया नहीं है, मैं आपको बाद में एक लाइन एक्स्ट्रा ऊपर वाले चार्ट में अभी सिखा दूंगी। जैसे कोई भी नक्षत्र है और उससे हमें नक्षत्रों का वेधन देखना है, तो हमें क्या करना होगा, ये नक्षत्र, इसके सामने सबसे पहले सीधी लाइन खींच दीजिए कि इसके ऑपोजिशन में कौन सा नक्षत्र आ रहा है। जैसे ये मृगशिरा से लाइन खींची गई है तो ये उत्तराषाढ़ा पर आ रही है। मृगशिरा से अगर लाइन खींची, ठीक है, मृगशिरा से लाइन खींची तो ये उत्तराषाढ़ा पर ये लाइन स्ट्रेट आ गई। अब आपको क्या करना है, जिस भी नक्षत्र से आपने वेधन देखना है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो वेधन देखना है, उसके लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम में जाना होगा। फिर से हमने एक और लाइन ले ली और हमने ये देखा कि मृगशिरा से स्टार्ट करके ये लाइन कहाँ तक जा रही है, रेवती तक। तो अब मृगशिरा से ये लाइन रेवती तक लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पर आ गई। इसी तरीके से राइट साइड का वेधन देखने के लिए मृगशिरा से स्टार्ट करेंगे और सारे स्क्वायर्स को मिलाते हुए नक्षत्र का वेधन देखेंगे, तो हमारे पास आ गया चित्र। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है, तो ये चित्रा के बदले हस्त में दिख रहा है, तो आप इसको मत देखिए, आप इसको देखिए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? Yes, ma'am. मैडम जी ये 9 माह जैसे पढ़ाई है ऐसे ये मतलब चित्रा पे कैसे आया ये समझाओ मृगशिरा से। ये लाइन आप बस आप बीच के सेंटर्स मिलाते जाइए हाँ जी, और जहां तक एंड तक जो भी नक्षत्र पड़ेगा उस पे आ जाइए। सपोजिंग हम इसको किसी और को लेके कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं अभी, हम सही मृगशिरा से नहीं करते, हम किसी और से कर लेते हैं। जी। रुकिए, हम किसी और से कर लेते हैं। सपोजिंग मैंने फिर से एक लाइन ले ली, अब मैं कृतिका से करना चाह रही हूँ, ठीक है, या मैं जी उत्तरा भाद्रपद से करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हाँ, पहला जो प्रभात मेरा से। नक्षत्र है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आपको वो भी पता चल जाएगा। तो हाँ, उत्तरा भाद्रपद के सामने कौन सा आ गया सीधा? उत्तरा हस्त भाद्रपद के नक्षत्र, सामने हस्त है जी। ठीक है ना। तो हाँ उत्तरा भाद्रपद ने हस्त का वेधन कर दिया। एक बात, अब इसकी दो डायरेक्शन बन सकती है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इसके सामने। सामने वाली डायरेक्शन हमने मिला दी। अब
इस जहां पर ये उत्तरा भाद्रपद आया है, इधर से ये लाइन शुरू करेंगे और ये हाँ जो जी। स्क्वायर्स के सेंटर्स हैं, इन स्क्वायर के सेंटर्स को जोड़ते चलेंगे। हाँ जी। तो कौन सा नक्षत्र मिला हमें? दिखाई ना दे रहा जो ऊपर, तो ये उत्तरा आर्द्रा। भाद्रपद से। आर्द्रा, अच्छा, कृतिका, ठीक है, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। तो ठीक है जी। उत्तरा भाद्रपद ने आर्द्रा को हिट करा, तो आर्द्रा नक्षत्र मिल गया हमको। अब इसी तरीके से जहां उत्तरा भाद्रपद है, वहां से नीचे आप इन्हीं स्क्वायर्स को जोड़ते चलिए। हम्म, अब नीचे की तरफ आ जाइए। तो कौन सा नक्षत्र मिल गया आपको? पूर्वा आषाढ़। पूर्वाषाढ़। अब मैं ठीक। आपको ये कलर्ड वाली लाइन से दिखा देती हूँ। जैसे ये रेवती नक्षत्र है, आपने ये स्क्वायर्स मिलाए तो यहां तक पहुंच गया। सामने गए तो उत्तरा फाल्गुनी पे पहुंच गया, बिल्कुल। और नीचे गए तो ज्येष्ठा पे पहुंच गया। अब ये मृगशिरा से शुरू किया, एक्चुअली इसमें एक लाइन मिसिंग है, इसलिए ये रॉन्ग आ रहा था, इसलिए मैं आपको ये कलर्ड वाला दिखा नहीं रही थी, क्योंकि इसकी एक स्क्वायर कम है। तो वो जब आप घर पे करेंगे तो वो आपका सही नहीं बैठेगा, इसलिए आप ये वाला देखिए जो मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ। ठीक है, हाँ ये जी। समझ में आ गया? मैं दोबारा से एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ आपको। घर पर समझने के लिए ये मैडम किसी पुस्तक में है ये हाँ हाँ, चार्ट बना हर हुआ? पुस्तक में होगा, हर पुस्तक में है, अच्छा। सभी पुस्तकों में है ये। कौन सी में? ट्रांजिट की, गोचर की कोई भी किताब लेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। गणित ज्योतिष जैसे योगेश कुमार बंसल। नहीं नहीं नहीं, गोचर की कोई भी, फलित जो ये गोचर। गोचर की किताब लेनी है। गोचर, ठीक है। बस आपको जो इसका तरीका है वो दिमाग में रखना है कि पहला जो एरो है वो आपने सीधा खींच देना है। अब मैं एक और दूसरी डायरेक्शन से दिखा देती हूँ, नीचे से ऊपर की तरफ दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बताइए कौन सा नक्षत्र करना है वेदन, आप ही बताइए। जी जैसे ये ना, जैसे मतलब मान लो कृतिका से शुरू करते हैं, जैसे ठीक है, लेफ्ट हैंड में, तो राइट हैंड में एक ना इस तरह से लिखा दो, फिर हम सामने और ऊपर खींचना बड़ा हाँ अच्छा ठीक है। लगेगा। हाँ जी। कृतिका से आपने शुरू किया, ये क्योंकि देखिए, नक्शा ना पूरा नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए। ये कृतिका नक्षत्र है पहला। हाँ जी। उससे आपने सीधी लाइन खींची नीचे, बिल्कुल कृतिका के सामने पड़ रहा है हाँ, श्रावण नक्षत्र, ये वाला। बिल्कुल जी। तो कृतिका ने श्रावण नक्षत्र का वेदन कर दिया। ठीक है। अब कृतिका जहां पर है वहां से आपने लाइन खींचनी शुरू करी, और ये जो भी हमारे ये वर्ग बने हुए हैं उनके सेंटर को जोड़ते चलिए। ठीक है। ये देखिए कुछ नहीं किया मैंने, कृतिका से स्टार्ट किया, सीधा नीचे सेंटर जोड़ते जोड़ते आ गई, और ये विशाखा नक्षत्र आ गया। विशाखा तो आ गया, BIS। ठीक है, तो अब कृतिका ने विशाखा का वेदन कर दिया, ये ठीक इसके है। एक तरफ का हो गया। अब दूसरी तरफ एक ही लाइन बची है, कोई बात नहीं, तो हम इसको ऐसे वेदन डालते हैं। कृतिका से शुरू करके हमने स्क्वायर को जोड़ा और हम इस टेबल के बाहर निकल लिए। तो यहाँ पर हमारा है भरणी, तो कृतिका से भरणी का वेदन हो गया। भरनी पा है। ठीक है जी। हाँ जी। मैं अब एक आपको नीचे की साइड का भी दिखा देती हूँ एग्जाम्पल करके, ताकि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो फिर हट जाए। सपोजिंग ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा के सामने कौन सा पड़ रहा है देखिएगा। पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को हिट कर दिया ज्येष्ठा ने, राइट। अब उसके राइट पे स्क्वायर्स को जोड़ा मैंने, तो कौन सा नक्षत्र बन गया? स्वाति। वेरी गुड। अब मैं उसके लेफ्ट में ले गई सारे स्क्वायर्स को बीच में से जोड़ते हुए, कौन सा नक्षत्र आ गया? कृष्णा।
अश्विनी। अश्विनी। ठीक है, अब आप इसको एक ही डायरेक्शन रह गई जिसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया, उसका भी दिखा देती हूँ ताकि मन में कोई शंका ना रह जाए इधर से उधर कैसे जाएंगे। सपोजिंग ये हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र को ले लेते हैं, सेंटर में है ये वाली लाइन। ये देखिए हस्त नक्षत्र ने उत्तरा भाद्रपद को हिट कर दिया। ठीक है, सीधा दिख रहा है। यस मैम। अब इसके राइट हैंड साइड पे क्या पड़ेगा, हस्त से शुरू किया हमने और हम सारे सेंटर्स को जोड़ते हुए आगे चले गए। कौन सा नक्षत्र आ गया, आर्द्र। आर्द्रा। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे की तरफ चल गए सब सारे सेंटर्स को जोड़ते हुए। पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़। ठीक है जी, किसी भी नक्षत्र को लेकर आपको उसके सामने वाले नक्षत्र की हिटिंग करनी है, उससे राइट एक्सट्रीम पर हिट करना है, उसके लेफ्ट एक्सट्रीम पर हिट करना है। ये मैं आपको, आप उस टेबल पर मत जाइए, सिर्फ तरीके को दिखाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे मृगशिरा नक्षत्र है, ये लाल वाली लाइन जो है नीचे सामने उत्तराषाढ़ा को दिखा रही है। मृगशिरा नक्षत्र है, ये ब्लैक वाली लाइन उसके एग्जैक्टली लेफ्ट को दिखा रही है और ग्रीन वाली उसके एग्जैक्टली राइट को दिखा रही है। यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है तो वो चित्रा पे आ जाता है, तो उसको आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए, वो मैंने आपको अभी वो वाले चार्ट पे करके दिखा दिया। ठीक है, समझ आ गया सबको, किसी को डाउट है और एग्जाम्पल करना है, क्लियर है सबको? जी मैम। यस। इजी है ये, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब सब शलाका चक्र और उसकी इंपॉर्टेंस जो हमने किया अभी, 28 नक्षत्र यूज होंगे, कृतिका से स्टार्ट करेंगे, नक्षत्र के वेदन के लिए इसका प्रयोग है। नेटल नक्षत्र, मून चंद्रमा जो है उसको देखना है आपको कि नेटल का चंद्रमा जो है वो किस नक्षत्र में है और किस किस नक्षत्र से उस जन्मकालीन चंद्रमा के नक्षत्र का वेदन होगा। अब देखो ये बात जो है, ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट को एक बार दोबारा लेके जाती हूँ वापस आपको उस टेबल पर, और इसी पॉइंट को हम दोबारा डिस्कस करें। फॉर एग्जाम्पल किसी का, अब इसी चार्ट को एक बार पहले इस एंगल से देखिए कि हस्त नक्षत्र ने राइट पे इसको हिट किया, बीच में सेंटर में हिट किया उत्तरा भाद्रपद को और नीचे हिट किया पूर्वाषाढ़ा को। तो पूर्वाषाढ़ा में अगर कोई नक्षत्र कोई ग्रह होगा तो वो हस्त को हिट करेगा और सामने से आर्द्रा को हिट करेगा और फिर इधर से जाएगा तो पूर्व भाद्रपद को हिट करेगा, वो एक अलग इशू हो गया। अब वो जो पॉइंट जो वो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि जन्मकालीन किसी का हस्त नक्षत्र चंद्रमा का हो, यानी कि चंद्रमा हस्त नक्षत्र में किसी बच्चे के जातक के समय में उसको मिला हो, तो उस हस्त नक्षत्र का जिन नक्षत्रों का वेधन के साथ संबंध बनेगा वो नक्षत्र हमेशा आर्द्रा, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा ही होंगे। इसलिए यदि जन्मकालीन चंद्रमा के नक्षत्र से वेधन को प्राप्त करने वाले नक्षत्र किसी दिन गोचर वश इन नक्षत्रों में जब गोचर करते हुए ग्रह आएंगे तो जन्मकालीन चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसका वेदन हो रहा है, यानी कि वेदन आर्द्रा ने भी हस्त का किया और हस्त ने भी आर्द्रा का किया, क्योंकि जब मैं आर्द्रा से लाइन खींचूंगी तब भी वो हस्त पर आएगी और जब मैं हस्त से खींचूंगी तब भी वो आर्द्रा पे जाएगी।
बात सिर्फ इतनी फर्क है कि हस्त से शुरू किया तो राइट हैंड साइड है, आर्द्रा से शुरू किया तो लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन वो एक दूसरे को तो काट ही रहे हैं। इसलिए चंद्रमा चाहे आर्द्रा का हो जन्मकालीन का या हस्त नक्षत्र का हो, गोचर में जब भी कोई ग्रह आर्द्रा में और हस्त में आएगा तो जन्मकालीन चंद्रमा हस्त नक्षत्र का वेधन को प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हस्त नक्षत्र का वेधन हो रहा है उत्तरा भाद्रपद से, पूर्वाषाढ़ा से और आर्द्रा से, या इसको दूसरे तरीके से बोला जाए, आर्द्रा नक्षत्र का वेधन हो रहा है हस्त नक्षत्र से, पूर्वाषाढ़ा का वेधन हो रहा है हस्त से और उत्तरा भाद्रपद का हस्त से। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है कि उसके जन्मकालीन चंद्रमा का नक्षत्र कौन सा था। ठीक है, क्लियर हो गया सबको या अभी डाउट है? क्लियर है मैम। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर दिए हमने, आई होप सबको समझ आ गया होगा, राइट? ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, उसको भी देख लेते हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि अगर आप किसी दिन की मुहूर्त की शुद्धि करना चाहते हैं, ठीक है, उस दिन आप देखना चाहते हैं कि क्या किसी नक्षत्र का वेधन हो रहा है, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से या फिर वर्टिकल वेध से, जो अभी हमने ये किया ऊपर, जो हमने ये 3 तरीके की लाइनें खींची, सीधा यानी कि वर्टिकल वेध, दाहिना बायां, जैसा भी आप इसको समझ लीजिए। सीधे हाथ की तरफ एक्सट्रीम में कौन सा ग्रह नक्षत्र पड़ेगा, लेफ्ट साइड की तरफ कौन सा पड़ेगा और उसके सामने कौन सा पड़ेगा। इस तरीके का यदि वेधन हो तो वो मुहूर्त शुद्ध नहीं माना जाएगा, नक्षत्र वेधन नहीं होना चाहिए जन्मकालीन चंद्रमा के ग्रह से। और जिस किसी भी ग्रह का आप उस मुहूर्त में, जैसे कि अगर शादी है तो हमारे लिए क्या क्या शुद्धि देखते हैं आप लोग मुहूर्त की? आप लोगों ने शादी का मुहूर्त कर लिया? नो शादी मैम। नो मैम, अभी तो आज गर्भधान संस्कार ही कराया सर ने। गर्भाधान संस्कार तो ये तो बादलों का है ना, या फिर आप अच्छा मुंडेन में होता है वो, ये तो जो स्त्री का गर्भाधान है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके, तो अभी आप करोगे, आपको जल्दी समझ आ जाएगा, इसको ध्यान से याद रखना। उस समय फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब विवाह होता है तो विवाह के फेरों के लिए लगन की शुद्धि की जाती है, तो विवाह के लिए जो कारक ग्रह है वो कौन सा है? गुरु। सूर्य और बृहस्पति देखते ज्यादातर कारक ग्रह शादी का सूर्य। कारक ग्रह क्या है? अरे बाप रे बाप, ये क्या बात कह दी आप लोगों ने, कौन सा वैसे तो ग्रह? वैसे शुक्र से देखते हैं लेकिन सूर्य जैसे बल देखते हैं लड़के के लिए, बृहस्पति बल देखते लड़की के लिए ये देखते हैं। मैंने तो सवाल ये पूछा कि शादी का कारक ग्रह कौन सा है। अच्छा, कारक ग्रह जी। शादी का कारक ग्रह, सप्तम भाव सप्तम का भाव कारक का ग्रह कौन है? जी। मैं शुक्र है। शुक्र है ना। हाँ हाँ जी। जी जी। तो शुक्र की शुद्धि होनी चाहिए लगन मुहूर्त के समय, यानी जब फेरे पड़ रहे हों, शुक्र जिस भी नक्षत्र में जा रहा है उस नक्षत्र का किसी भी मेलेफिक से वेधन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? सपोजिंग शादी का पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, आया जी समझ। हाँ ठीक है, शादी का पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया और शुक्र जो है वो हस्त नक्षत्र में चल रहा है और उसी समय आर्द्रा नक्षत्र में आ गया शनि या फिर राहु। तो अब आप ये बताओ कि वो जो शुक्र जो कि
शादी की सुख सुविधाएं और शादी का आराम जो भी वो देना चाहता था, यदि उसका उस समय का लगन यानी कि वो शादी का जन्म हो रहा है, समझ रहे हो आप? कोई भी आपने जैसे शॉप खोली, तो वो क्या हुआ? आपका प्रवेश हुआ, गृह प्रवेश है, या फिर आपने कोई काम शुरू करना है, उसका कुछ नया कार्य है ना? बोलते हैं ना, पंडित जी आप मुहूर्त निकाल दो, किस समय हवन करवाएं कि हमारा जो काम है वो अच्छा चले। करवाते हैं कि नहीं? हाँ जी। अब आप अपने बिजनेस की बात करोगे तो आप किसको देखोगे? आप बुद्ध को देखोगे कि मेरा बुद्ध कहीं से पीड़ित नहीं होना चाहिए, मेरा बिजनेस बढ़िया चले। मेरा लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। तो आप कैसे देखेंगे लगन की शुद्धि? 6, 8, 12 में कोई मेलेफिक प्लैनेट्स ना बैठे हो कि मेरा किसी से झगड़ा ना हो। और अगर हाँ जी। अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो मतलब अगर झगड़ा हो तो मैं जीतूं, तो मेरे लिए भी वो अच्छा रहे। अगर आपका काम ही ऐसा ही है, वकील हो आप, तो आप तो चाहोगे हाँ भाई झगड़ा हो और मैं जीतूं, सही बात है ना? तो इसलिए जो ग्रह है जिसकी आप शुद्धि देखना चाहते हैं वो बदलते रहेंगे। अब आप गृह प्रवेश के लिए देखना चाहते हैं तो आप किसको देखेंगे? कौन सा ग्रह जो है आपको घर दिलाता है? मैम चंद्रमा। ओह नो, 4th हाउस का कारक कौन है? अरे बाप रे बाप, ये कैसे चलेगा? 4th हाउस का कारक